हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत ही डिमांडिंग वीडियो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। बहुत सारे सेवरल इंटरव्यूज़ लेने के बाद, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने के बाद मुझे ये पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों को समझ में। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ऐसी चीज़ जो आपने बचपन में क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पढ़ने से क्या है, किसी के दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को लेके। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक जाएंगे। और मैं सच पूछो तो इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी बताइए। और उसके अलावे जो इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, उसमें मैंने जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे, उसमें भी मुझे बहुत ही निराशा हाथ लगी। तो फाइनली मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई चीज़ें होंगी जो आपको आती होंगी, लेकिन कई चीज़ें उसी में ऐसी होंगी जो आप शायद उसको जोड़ के या कंप्लीट रूप में नहीं जानते होंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बेहद ही आवश्यक है। दूसरा है कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक्चुअली इसमें कोई कमज़ोर नहीं होता। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या है। आपके घर में एक पार्टी होती है, सपोज कल आपका बर्थडे है और आप चाहते हैं कि एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें। तो आप एक पार्टी या ट्रीट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो ट्रीट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि कितने लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ। सपोज कि मैं 50 लोगों को पार्टी में इनवाइट करने वाला हूँ। तो अगर 50 लोगों को इनवाइट करने वाला हूँ तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं पार्टी अपने घर पे दूंगा या किसी रेस्टोरेंट में दूंगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि अरे यार, घर में दूंगा तो 50 लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और मेरे घर में और आदमी भी नहीं है, कौन खाना बनाएगा और क्या क्या बनेगा, बड़ा मुश्किल होगी। चलो इसको किसी रेस्टोरेंट में पार्टी दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जिस रेस्टोरेंट के बारे में हमारे दिमाग में आ रहा है, हम ये सोचते हैं कि उस रेस्टोरेंट में कितना खर्चा आएगा। पर पर्सन 200 रुपये, 300 रुपये, मान लीजिए कि ये 300 रुपये, 300 रुपये जो है पर पर्सन इसमें कॉस्ट आ रहा है। और हमारे पास गेस्ट कितने हैं, 50। तो इसमें कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास 15,000 रुपये का बजट हमारे पास होना चाहिए। और थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लेते हैं, 10% एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं कि पता नहीं कोई अपने साथ कोई दूसरे गेस्ट लेके आ गया, तो हो सकता है कि 5-6 आदमी बढ़ जाएं। तो 10% 15,000 का 1,500 रुपये, तो टोटल हो गया। इसमें अगर 1,500 जोड़ दें तो 16,500 रुपये का ये बजट है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 16,500 का बजट है। इसी के अराउंड 10-20% वेरी करेगा। तो यही तो है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। और क्या है, कुछ नहीं है। जैसा हमने पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज किया, वैसे ही किसी प्रोजेक्ट के लिए हमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी है। तो दिक्कत यहाँ नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे एस्टिमेटर एंड कॉस्टिंग निकालने वाले लोग हैं। जब पार्टी ऑर्गेनाइज करने की बात हो, या घर में कोई शादी का अरेंजमेंट करना हो, या हम अपना जब घर बनाते हैं तो भी हम सब कर लेते हैं। लेकिन ये एकेडमिकली जब करना होता है तो थोड़ा सा हम फंसते हैं। कहाँ, बेसिक्स में 6th क्लास में फंसते हैं। हम समझते नहीं है। हम ये नहीं समझ में आता कि एरिया क्या होता है, हम ये नहीं समझ में आता कि वॉल्यूम क्या होता है। कई बार हमें फॉर्मूलेस तो ज़रूर याद है, लेकिन हम इस चीज़ का समझ नहीं है दिमाग में। क्यों नहीं है, भगवान जाने। आप बीटेक कर चुके हो या कर रहे हो, और आपको अगर ये नहीं समझ है कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ओ माय गॉड, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। तो पहले तो समझना है कि एरिया क्या है, उसके बाद समझना है वॉल्यूम क्या है, फिर उसको मेजर कैसे करते हैं, उसका यूनिट क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। यहीं पे प्रॉब्लम है। तो मैं एक एक करके धीरे धीरे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताने की कोशिश करूंगा। आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग बेसिकली जब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं
तो इसमें कुछ कुछ मोटे मोटे जो चीज़ आते हैं हमारे पास, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो उसमें एक्टिविटी क्या क्या आएंगी। तो पहली एक्टिविटी आती है एक्सकावेशन। एक्सकावेशन मतलब खुदाई। तो खुदाई अगर हम करवाएंगे अपने घर बनाने के लिए, सपोज आपको अपना घर बनाना है, तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या करना होगा, आपको खुदाई करवानी होगी। तो डेफिनेटली खुदाई करने में पैसे खर्च होंगे। तो खुदाई कितनी करनी है और उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, ये चीज़ों का अनुमान हमें पहले ही लगाना पड़ेगा, तभी हम अपने घर का काम शुरू कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, काम शुरू कर देंगे और आधे पे काम बंद करना पड़ सकता है अगर हमारा बजट ख़राब हो गया तो खुदाई को मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं इसका वॉल्यूम। डिटेल में सब बताऊंगा, अभी याद रखिए कि एक्सकवेशन मेजर करते हैं वॉल्यूम में, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब या क्यूबिक फीट भी होता है, क्यूबिक फीट या CFT। SI यूनिट में स्टैंडर्ड यूनिट जो यूज़ हो रहा है आजकल, उसमें हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। तो एक्सकवेशन को हम और भी तरीक़ों से, अब हम एक्सकवेशन को वजन से भी काउंट कर सकते थे, तो वजन से हम काउंट करेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बारे में जब हम थोड़ा सीख जाएंगे तब हम बात करेंगे कि किस चीज़ को हम किस चीज़ से मेजर करेंगे। हम मिट्टी काट के उसको तौल भी सकते हैं और उस हिसाब से रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इसलिए हम जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखते हैं वो कुछ इस हिसाब से रखते हैं ताकि वो साइट पे इजीली मेजर किया जा सके और उसमें वेरिएशन ना हो। मतलब अगर किसी चीज़ को राम ने मेजर किया तो X आया और श्याम ने मेजर किया तो Y आया, देन हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं रखेंगे। हम ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखेंगे कि राम नापे या श्याम नापे या गणेश नापे, यूनिट सेम रहे। तो जो एक्सकवेशन होता है वो हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं या उसका वॉल्यूम निकालते हैं। उसी तरह PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी हम वॉल्यूम में ही कैलकुलेट करते हैं, और इसका भी यूनिट ऑब्वियसली वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में करते हैं। उसी तरह तीसरा है RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसको भी हम लोग वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे और इसका भी यूनिट होगा मीटर क्यूब। उसके बाद आता है चौथा, आता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क को भी मेजर करते हैं, वॉल्यूम यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें वॉल्यूम निकालने में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमें वॉल्यूम निकालने में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसके बाद पांचवा आता है प्लास्टरिंग। अब प्लास्टरिंग का हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसमें वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं, और ये जो एरिया होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। जैसे वॉल्स के ऊपर आपको प्लास्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कितने थिकनेस का प्लास्टर है और कितने एरिया में करना है, यानी वॉल का एरिया निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना प्लास्टर करना होगा, कितने एरिया में, तो ये इतना मीटर स्क्वायर। तो इसका जो रेट निकालते हैं, ये जो रेट जो DSR में दिया हुआ है, DSR क्या है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। आपको तो हर चीज़ का रेट पता नहीं होगा, तो एक स्टैंडर्ड बेसिक रेट्स जो है, एक गवर्नमेंट ने CPW डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने एक किताब निकाला है, किताब छापा, जिसको हम लोग कहते हैं DSR, और DSR है फुल फॉर्म दिल्ली शेड्यूल्स ऑफ रेट्स। उसमें इन सब छोटे छोटे एक्टिविटीज़ का और छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं उसका रेट, बेसिक रेट्स दिया हुआ है। तो आप वहाँ से बेसिक रेट से एक अनुमान लगा सकते हैं। वो 100% सही रेट नहीं होता, वो एक अनुमानित रेट होता है, तो उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कॉस्ट होगा। 10-20% आगे पीछे वेरी कर सकता है। तो DSR के बारे में यही है इन्फॉर्मेशन। तो आप अब एक्सकावेशन पर मीटर क्यूब कितना है अगर आपको नहीं पता है, या तो आपको पता हो लोकल में क्या रेट चल रहा है, अगर नहीं पता है तो आप DSR को रेफ़र कर सकते हैं और वहाँ से रेट लेके आप किसी भी प्रोजेक्ट का
रेट्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास 5 बेसिक जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, आप इनको देख लीजिए ध्यान से। और मैंने एरिया बताया। चलिए एक और बताता हूँ, जो बिल्डिंग्स में लगते हैं रेन वाटर डाउन कमर्स। ये क्या होता है, सपोज करिए कि ये मेरा एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस पर क्या होगा, बारिश का पानी अगर गिरेगा तो इस बारिश को पानी को यहाँ पे ऐसे गटर लगा के और इसमें से पाइप लगा देते हैं ऐसे, और ये पाइप से यहाँ पानी इसमें आता है, इसमें कलेक्ट होकर ऐसे आके, और यहाँ ये जो पाइप है इधर ड्रेन होता है, तो ड्रेन में चल के नीचे एक्सपोज हो जाता है। तो इसको कहते हैं रेन वाटर डाउन कमर। तो रेन वाटर डाउन कमर को हम लोग लेंथ मेजर करते हैं और इसका यूनिट ऑब्वियसली मीटर होगा। उसी तरह एक होता है बॉलार्ड्स। बॉलार्ड्स क्या होते हैं, आप कहीं पे गए होंगे, कहीं कोई रास्ता होगा, जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन पे क्या होता है, मान लीजिए ये स्टेशन कैंपस है और ये रोड आ रहा है, तो यहाँ पे इसके आगे चाहते हैं, प्रशासन चाहता है कि इसके आगे गाड़ी ना जाए, तो एक छोटे छोटे खंबे बीच में ऐसे खड़े कर देते हैं ताकि गाड़ी आए यहीं रुक जाए, गाड़ी ना जाए, लेकिन आदमी इधर से निकल के चला जाए। अगर इसका सेक्शन देखें तो ऐसे छोटा छोटा खंबा होता है, आपने देखा होगा, इसी को बॉलार्ड्स कहते हैं। और ये जो बॉलार्ड्स है इसको हम लोग मेजर करते हैं नंबर्स। नंबर्स माने कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको 2 नए चीज़ें सुनने को मिली, एक मिला बॉलार्ड्स और एक मिला रेन वाटर डाउन कमर। अब आप ये समझने, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना या एरिया कैलकुलेट करना ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज भी होना चाहिए। देखिए दो स्टेज में एस्टिमेटिंग होती है। एक पहला एस्टिमेट, मान लीजिए आप अपने पापा के साथ बैठे हैं और आप लोगों ने एक दिमाग लगाया कि पापा ऐसा करते हैं ना, हम लोग गांव में एक घर बनाते हैं। तो पापा बोलेगे अच्छा घर तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें कितना खर्चा आएगा। तो आप कहोगे कि पापा ऐसा करेंगे, ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाएंगे, 3 कमरे का फ्लैट होगा, 3 कमरा होगा, एक बड़ा सा हॉल होगा, 2 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। तो ये मोटा मोटा एक आइडिया लगाया। उसके बाद आपने कल बोला ठीक है पापा इसमें 20 लाख लग जाएगा, 30 लाख लग जाएगा। एक रफ एस्टिमेट है जो कि आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। लेकिन जब आप थोड़ा इसका डिटेल रेट कैलकुलेट करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रफ ड्राइंग बनानी पड़ेगी। जब आप एक रफ ड्राइंग बना लेंगे कि ये मोटा मोटा इतने एरिया में घर बनेगा, इतने बड़े बड़े रूम्स होंगे, एक आइडिया के लिए, और फिर आप उसके बाद एक्सकवेशन, पीसीसी, आरसीसी, ब्रिक, टाइलिंग, जो भी कुछ दरवाजे हैं या जो भी कुछ एक बिल्डिंग में आ सकती है उसका एक अनुमान लगा के एस्टिमेशन कर सकते हैं। और ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज। उसके बाद जब आपने एक मोटा मोटा एस्टिमेशन कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस प्रोजेक्ट का डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनवाएंगे किसी प्रोफेशनल के थ्रू, और उस आर्किटेक्चरल ड्राइंग में हर चीज़ की डिटेल दी हुई होगी कि उस घर में कौन सा दरवाज़ा लगेगा, कौन सी टाइल लगेगी, कौन सा कमोड लगेगा। तो फिर आप उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उस ड्राइंग को देख के कि उस ड्राइंग में जो जो कैलकुलेशन है, तो उसको कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेट करना। तो एस्टिमेशन ब्रेन में होता है, जब कोई चीज़ दिमाग में आती है फिर उसका एक रफ ड्राइंग बनाना और उस हिसाब से एक उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना इज कॉल्ड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और जब किसी की फाइनल ड्राइंग बन जाना और उस ड्राइंग से उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालना इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी मटेरियल का क्वांटिटी निकालना इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। तो अब हम लोग चलिए, अब ये तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि बिल ऑफ क्वांटिटी या एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एस्टिमेशन अच्छा वही कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा उसको उस चीज़ के करने का एक्सपीरियंस हो, और बिल ऑफ क्वांटिटी मोर और लेस कोई भी निकाल सकता है जिसके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल ज्ञान हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसको आता हो, और
उसको पता हो कि किन चीज़ों का क्या इम्पेक्ट होगा और किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। तो मोर और लेस बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ ड्राइंग देख के निकालना इतना कठिन नहीं है, बट एक प्रोजेक्ट का जो कि अभी उसका कोई ड्राइंग भी नहीं बना, उसका एक ड्राइंग बना के एक मोटा मोटा रफ एस्टिमेशन करना, थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है उसके लिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से, जब आप 2-4 प्रोजेक्ट का बिल ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तब आप अच्छा एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन करने के लिए जो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो पहला तो है हमें एरिया निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब एरिया जो है डिफरेंट शेप का तब शुरू करते हैं स्क्वायर से। एक स्क्वायर किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा समान हो और चारों एंगल 90 डिग्री हो, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका ए चारों भुजाओं का डिस्टेंस ए है, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, ए गुना ए यानी लंबाई गुना चौड़ाई। और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब कि अगर कोई चौकोट जमीन है और उसके चारों तरफ एक रस्सी खींचे, ऐसे 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 अगर रस्सी खींचे, तो उस रस्सी की जो लंबाई होगी दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ऑब्वियसली इस फिगर से हम कह सकते हैं कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a पेरीमीटर हो जाएगी। उसी तरह अगर कोई रेक्टेंगल है, ध्यान से पढ़िए, आपके अंदर अगर कोई कमी छूटी है, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है तो डेवलप करिए, उसको फिर से स्किप मत करिएगा, अदरवाइज ये कमी और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगी फ्यूचर में। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का अगर एक भुजा A है, दूसरा भुजा B है, तो इसका एरिया होता है A इंटू B। और अगर हम रस्सी खींचें तो कितना लंबा होगा? देखिए, यहाँ से यहाँ रस्सी खींचे B, फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा? ये भी A होगा और ये भी B होगा और ये 90 डिग्री होगा। अगर रेक्टेंगल है तो ये डेफिनेशन है 90 डिग्री है। तो देखिए इसका जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? B प्लस B 2B और A प्लस A 2A। तो ऐसे लिखेंगे 2A प्लस 2B या 2A प्लस B। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। अब आइए ट्रायंगल। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर इसका बेस B है और हाइट h है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, तो यानी h इंटू B। और पेरीमीटर निकालना हो तो यहाँ से रस्सी खींचिए तो B और यहाँ h, B प्लस h तो होगा, B प्लस h, लेकिन ये कितना होगा ये तो अभी दिया नहीं है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ बताता हूँ, वो होता है अगर कोई ट्रायंगल है तो ये हाइट है B है और ये मान लेते हैं x है, x जो है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको चलिए इसको P कहते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर बेस, और इसको हाइपोटेनस h कहें अगर, तो P इंटू B। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ से कह सकते हैं h इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपल है। तो यहाँ से कैसे कर सकते हैं? तो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो P प्लस B प्लस H, और H को P और B के टर्म में लिखें तो प्लस रूट अंडर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझनी है, समझिए, हमें एक रस्सी खींचनी है इस ट्रायंगल को चारों तरफ। तो एक रस्सी हो गया P लेंथ, B लेंथ और H लेंथ। H बराबर क्या होता है? B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ये हो गया ट्रायंगल का पेरीमीटर। चलिए, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि इतना आसान सा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। आपके लाइफ में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आसान ट्रायंगल तो आएगा नहीं, मुश्किल ट्रायंगल आएगा। मुश्किल ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा अजीब सा ट्रायंगल आ गया। मान लीजिए ज़मीन है
और आप ऐसा ज़मीन है और मान लीजिए आपने मेजर किया तो ये ए आया, ये बी आया और ये सी आया। अब कहते हैं कि इसका एरिया निकालिए, तो ये राइट एंगल तो है नहीं, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तो इसमें पहले हम लोग निकालते हैं एस, जिसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। और ये पेरीमीटर इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब होता है आधा, तो पेरीमीटर का आधा एस। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर, तो अगर हम एरिया इस ट्रायंगल का निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू एरिया, ए इज इक्वल टू रूट अंडर एस, ये वाला एस पहले कैलकुलेट कर लिया, इंटू एस माइनस ए प्लस, नहीं सॉरी गुना, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। ये मैंने हाउ टू कैलकुलेट लैंड एरिया एक वीडियो है, ऊपर में कार्ड आ रहा है, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं वहाँ, उसमें इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो इसमें अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो उस वीडियो पर जाके समझ सकते हैं इस फॉर्मूले के बारे में। तो एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग दो तरह के, एक तो अगर राइट एंगल है तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, और अगर एक कोई भी ट्रायंगल है जिसके साइड्स के लेंथ हमें पता है तो हमें इस तरह से एरिया निकालेंगे। पहले पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, फिर सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, और एस जो है जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करके एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का इस्तेमाल करके हम लोग एक सेमी पेरीमीटर का एरिया निकाल सकते हैं। तो एक ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला जो शेप आता है, जो कि सब आपने बचपन में पढ़ा है, आपको भूल गए हैं तो इसको रिकैप कर लीजिए, बहुत आसान है। और इसके दो हैं। जब अब देखिए, अब मान लीजिए कि अब शेप जो आ गया वो सर्कुलर है, एक सर्कल है। ये मान लीजिए सर्कल है। अब सर्कल के ये मान लीजिए सेंटर है, और ये सेंटर से एज का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं आर, और एक एज से दूसरे एज और सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है उसके लेंथ को कहते हैं हम लोग व्यास या डायमीटर डी। तो ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है, यानी डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस और रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है। और इस सर्कल का पेरीमीटर, यानी अगर हम एक रस्सी लेके इसके चारों तरफ बनाना चाहें तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, या इसको थोड़ा सा सजाएं, पाई ब्रैकेट में 2r। और 2r क्या होगा, इस फार्मूला से, ऊपर वाला फार्मूला को देखिए, इस फार्मूला से 2r बराबर d, यानी 2r की जगह d लिख सकते हैं, तो पाई d। तो पेरीमीटर जो है या तो 2 पाई r होगा या फिर पाई d होगा। दोनों में से अगर डायमीटर पता है तो पाई d का इस्तेमाल करेंगे, अगर रेडियस पता है तो 2 पाई r का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया पेरीमीटर। और फिर एरिया होता है इसका पाई r स्क्वायर, या r की जगह हम लोग रख दें अगर d बाई 4 तो होता है पाई d स्क्वायर बाई 4। कन्फ्यूज नहीं होने का, मैंने ये भी देखा है कि लोग पेरीमीटर, रेडियस और डायमीटर में कन्फ्यूज होते हैं, उसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसका एरिया हम आसानी से सिलेंडर का निकाल सकते हैं। उसके बाद जो अगला शेप है वो है ट्रापोजॉइड। देखिए ट्रापोजॉइड जो है, आप इसका अगर ऐसा कोई शेप है तो इसका एरिया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए ये सारा कुछ पता है, मान लीजिए दिस इज ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, कुछ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है।
तो कुछ कुछ करके आप गुना भाग करके जो पीछे वाले जो है ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का फार्मूला लगा के आप इसका भी निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल सकता है। लेकिन मैं एक डायरेक्ट फार्मूला आपको इसका बताऊंगा ट्रापेजॉइड का। तो मान लीजिए कि एक ट्रापेजॉइड है और ट्रापेजॉइड में दो जो भुजाएं होती हैं या दो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और बाकी दो पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं। इस तरह का होता है, कैसा भी हो लेकिन दो साइड्स पैरेलल हो। और मान लीजिए कि दो जो पैरेलल साइड हैं वो ए हैं और बी हैं और दो पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हाइट कहते हैं ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है h। तो अगर ऐसा आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरी और ये दो पैरेलल साइड का लेंथ पता है तो आप जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं का योग क्या है, a प्लस बी और इंटू हाइट, हाइट क्या है h। ये फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, याद करिए 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। एक समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। बचपन में ऐसे ही याद किया था, फिर से याद करिए। तो अगर इस तरह का शेप आया तो उसका एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये इतना कुछ काफ़ी है और कुछ चीज़ें और आपको अगर अब देखिए आप अगर ये सारी चीज़ों का एरिया निकालना सीख जाते हैं, पेरीमीटर की समझ हो जाती है। एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब जो जितना क्षेत्र घेरता है और वॉल्यूम मतलब जो जितना स्पेस घेरता है। तो वॉल्यूम की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं आपके दिमाग में एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का बेस जो है ज़रूर डाल पाया हूँ और ये बेस जो है आपको बहुत काम आने वाला है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस किस स्टेप का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, क्या उसका फॉर्मूला होगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरे चैनल का कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिले तो चाहे आप सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, अगर करंट सब्सक्राइबर हैं तो भी आप बेल आइकन को ज़रूर देख लीजिए आपने दबा रखा है या नहीं। तो बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।